स्वामित्व के आधार पर भी हम अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांट पाते हैं। पहला है निजी क्षेत्र और दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कि निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर या उत्पादन के साधनों पर सिर्फ और सिर्फ निजी व्यक्तियों का ही स्वामित्व होता है, उनका अधिकार होता है। ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें उत्पादन के साधनों पे सरकार का स्वामित्व होता है। चूँकि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं। तो निजी क्षेत्र वह क्षेत्र हुआ जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हुआ, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं, एयरटेल है, ये सब आपके क्या हुए, निजी क्षेत्र के उद्योग। अब सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें वह सेक्टर्स आते हैं जिनके ऊपर जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो केवल और केवल सरकार के स्वामित्व में होती हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, प्योर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, जैसे कि रेलवे, डाक सेवा इत्यादि। हाँ तो बच्चों, अर्थव्यवस्था के अर्थ, उसके प्रकार और उसके क्षेत्रों को जानने के बाद अब हम अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास है क्या, कैसे होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके घटक क्या हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था के विकास में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के विकास की बात अगर करें तो दो बातें हमारे सामने आती हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास दो रूपों में हुआ। पहला आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। जैसे कि अर्थव्यवस्था का विकास किसी एक दिन का विकास है नहीं, ये मानव सभ्यता के इतिहास का ही इतिहास है। अर्थव्यवस्था का इतिहास भी मानव सभ्यता के इतिहास के समान ही है। प्राचीन काल में क्या होता था कि जब मनुष्य ने इस दुनिया में जीना शुरू किया, रहना शुरू किया, तो उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। उसको भूख लगी तो उसने खाना खा लिया कंदमूल लेकर, उसको रहने की ज़रूरत थी, उसको घर चाहिए था, बारिश से वो घबराता था, धूप से वो डरता था, तो उसको घर चाहिए था, एक शेड चाहिए था जहाँ पे वो अपना जीवन यापन कर सके। तो वो गुफाओं में रहने लगा, पेड़ों के ऊपर रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता गया, समय बीतता गया, तो मनुष्य के जीवन के रहन सहन के तरीके में भी परिवर्तन आने लगे। धीरे धीरे मानव सभ्यता में आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, फिर नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं बसने लगीं, उन्होंने धीरे धीरे कृषि करना सीखा, पशुओं को पालना सीखा। तो इस तरीके से छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं की शुरुआत हुई। और मनुष्य ने जो पहले एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण किया करता था, उसने एक जगह सेटल्ड लाइफ को जीना शुरू किया। उसने जाना कि आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से या कृषि और पशुपालन के माध्यम से वो एक जगह रह सकता है, एक सेटल्ड लाइफ जी सकता है। वह लाइफ बहुत कंफर्टेबल है उस लाइफ से जो उसे यहाँ वहाँ घूम के बितानी पड़ती थी। अब उसने धीरे धीरे छोटे छोटे अपने घर बनाने शुरू किए, ठीक है, कच्चे घर बनाने शुरू किए। धीरे धीरे फिर उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, उत्पादन किया, तो उस उत्पादन का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसके लिए उसने वस्तुएं बनानी शुरू की, पॉट्स बनाने शुरू किए, पॉटरी की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यही चीज़ हम आपकी नदी घाटी सभ्यताओं में देखते हैं। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब सभ्यताओं में हम यही देखते हैं। जो पुरानी खुदाई हुई उसमें भी पता चला कि बहुत भव्य भवन हुआ करते थे पहले। तो ये सब क्या था कि धीरे धीरे मनुष्य ने विकास करना अपना शुरू किया। तो इस विकास को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है आर्थिक विकास जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, और दूसरा है मौद्रिक विकास। क्योंकि पहले क्या होता था, जब मुद्रा का जन्म नहीं हुआ था तो लोग आपस में ट्रांजैक्शन जो है वो वस्तु विनिमय के माध्यम से करते थे, यानी एक वस्तु को दे के दूसरी वस्तु ले लेना। मान लो एक व्यक्ति के पास गेहूं है और दूसरे व्यक्ति के पास चावल है, और मुझे अगर चावल की आवश्यकता है तो और सामने वाले को गेहूं की, तो मैंने उसको अपनी गेहूं दे दी और उसके बदले में मैंने उससे चावल ले लिए। इस तरीके से ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आने लगी, तो फिर धीरे धीरे मुद्रा का भी विकास हुआ। तो कुल मिला के हम अर्थव्यवस्था के विकास को दो भागों में बांटेंगे, पहला आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो प्राचीन काल से आज तक चली आ रही है। ये बहुत ही मानव सभ्यता के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई है।
दूसरा, वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय में और वास्तविक राष्ट्रीय आय में लगातार राष्ट्र में वृद्धि होती चली जाती है। दीर्घकालीन निरंतर वृद्धि, और ये वृद्धि दीर्घकालीन होती है, 10 साल, 50 साल, 100 साल, इस वृद्धि में बहुत लंबा समय लगता है। और संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन किया जाता है। जो भी उत्पादन कार्य होता है वो संसाधनों का इस्तेमाल करके होता है, और इन संसाधनों का हमें अनुकूलतम प्रयोग करना है। ये अनुकूलतम शब्द का अर्थ क्या है? अनुकूलतम का अभिप्राय है ऑप्टिमम, यानी ऐसा इस्तेमाल करना कि इसका वेस्टेज कम से कम हो। उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनका इस्तेमाल हम भरपूर कर सकें। जीवन स्तर एवं सामाजिक कल्याण में सुधार, व्यक्तियों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें चेंजेस आने चाहिए। यानी कि व्यक्ति जो जीवन यापन आज से 10 वर्ष पहले कर रहा था, आज उस जीवन यापन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। माना कोई बच्चा अगर किसी छोटे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पर सुविधाएं बहुत कम हैं, तो वो स्कूल का भी विकास होना चाहिए आने वाले कुछ वर्षों में। वो स्कूल में अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो जीवन स्तर लोगों का सुधरना चाहिए। अच्छे घर हों, स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ पेयजल हो, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य अच्छा हो, मेडिकल सुविधाएं समाज में अच्छी हों, और सामाजिक कल्याण में भी लोगों के सुधार होना चाहिए। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं मौद्रिक विकास की। मौद्रिक विकास कैसे हुआ? जैसे अभी हमने आपको बताया था कि पहले मुद्रा थी ही नहीं, तो जब मुद्रा नहीं थी तो ट्रांजैक्शंस कैसे करते थे? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु से विनिमय किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये पाया गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे दोष हुआ करते थे। इसमें हमें ऐसे आवश्यकता के दोहरे संयोग की आवश्यकता पड़ती थी कि मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है वो सामने वाले व्यक्ति के पास होनी चाहिए, और उसे जिस वस्तु की आवश्यकता है वो मेरे पास होनी चाहिए। तो ऐसा होना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, जिस वजह से विनिमय जो करना था वो बहुत परेशानी की समस्या, उसकी वजह से बहुत परेशानी आ रही थी। तब फिर धीरे धीरे मुद्रा का जन्म हुआ, फिर मौद्रिक प्रणाली आई और विनिमय मुद्रा के माध्यम से होने लगा। मुद्रा में भी आपके विभिन्न तरह के परिवर्तन आए। जैसे पहले धातु मुद्रा चलती थी, फिर धीरे धीरे उसके बाद पेपर करेंसी आई, पेपर करेंसी के बाद में साख मुद्रा आई, चेक्स आए, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली का जन्म हो गया, बैंक आ गए। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता गया, आर्थिक क्रियाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे हमें और अधिक फाइनेंस या वित्त की आवश्यकता पड़ने लगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई, उत्पादन बढ़ने लगे, ज़्यादा मात्रा में होने लगे। सिर्फ उत्पादन एक देश तक ही सीमित ना होकर अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन भी होने लगे। यानी जो भी उत्पादन होता था, अगर वो आवश्यकता से अधिक है देश की, तो उसको निर्यात कर दिया जाता था, और यदि हमारे देश में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है तो उन वस्तुओं का हम आयात करते थे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा फाइनेंस या वित्त की आवश्यकता होती थी, तो बैंकिंग प्रणाली का जन्म हुआ। अब बैंक्स भी अलग अलग हुआ करते थे, तो उस वजह से ट्रांजैक्शंस करने में दिक्कत आती थी कि किसी का अकाउंट मान लीजिए SBI में है और दूसरे व्यक्ति का अकाउंट मान लीजिए दूसरे बैंक में है, कैनरा बैंक में है, तो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन किस प्रकार संभव हो, कागजी कार्यवाही किस तरीके से हो। तो फिर कोर बैंकिंग का जन्म हुआ। कोर बैंकिंग ने क्या किया? सारी बैंकिंग प्रणाली को, जितने बैंक्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो हमारी जो जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो और ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई, ट्रांजैक्शंस करना सुविधाजनक हो गया। फिर धीरे धीरे ATM आया। ATM का फुल फॉर्म हुआ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी मशीन थी जिसके माध्यम से आप पैसा विड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, एक आपको कार्ड दिया जाता था, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड। उस कार्ड का इस्तेमाल करके हम बिना बैंक जाए ATM से कैश विड्रॉ कर सकते थे। अब तो इसमें कैश हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं, बहुत सारी अन्य सुविधाएं, मिनी स्टेटमेंट जानना है, ये सब चीज़ें हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ATM से ही हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड आया। क्रेडिट कार्ड क्या था? अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है? डेबिट कार्ड में हम हमारे अकाउंट में जितना मनी है उतना का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या उसका अग्रिम अगर कुछ दिया जाता है तो उसकी एक शॉर्ट लिमिट है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है? ये एक तरीके का उधारी कार्ड हुआ।
जो व्यक्तियों को या ट्रेडर्स को दिया जाता था, ताकि वो अपने वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें हर समय बैंक पर आधारित ना होना पड़े। कभी कभी हमें अचानक कैश की ज़रूरत पड़ती है, बैंक बंद है या बैंक नहीं हम जा पा रहे हैं, तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इन सब के बाद में आता है कैशलेस इकोनॉमी। ये हमारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। अभी क्या हो रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो वर्चुअल ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग्स में आप क्या देखते हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, स्नैपडील है। इन सब के माध्यम से आप कैशलेस ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हो, अपने अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट करके। इसमें कैश आपको सेल्स बॉय को देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप उससे कैश ऑन डिलीवरी भी आप ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप उस ऑप्शन पे नहीं जाना चाहो तो आप अब डायरेक्ट अपने बैंक से ट्रांजैक्शन करके भी डीलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप कभी कभी देखते हैं और होटल्स में आप या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर आप कार्ड स्वाइप करके अपना बिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मौद्रिक विकास किस तरीके से वस्तु विनिमय से शुरू हुआ और आज हम कहाँ कैशलेस इकोनॉमी तक पहुँच गए हैं। ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था के विकास का एक चरण है, अर्थव्यवस्था के विकास का एक मार्ग है जो आगे प्रशस्त होता जा रहा है।